प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए आंदोलन जो कि उन्होंने एक शुरुआत के रूप में किए थे। आप जानते हैं कि जब वो भारत आए तो पहले उन्होंने भारत का भ्रमण किया और समस्याओं को जाना, धरातल पे लोगों के बीच में जाकर के और अच्छे प्रकार उनकी समस्याओं को समझा और उसी समय उन्होंने बिहार में और गुजरात में अपने आंदोलन किए और सत्याग्रह के साथ किए गए इन आंदोलनों में उन्होंने सफलता प्राप्त की। यह समय था, आप जानते हैं, 1917-18 का। लेकिन आज हम गांधी जी का ये जो समय है, इस समय में जो और कोई जो दूसरी घटनाएं हो रही हैं उनका भी अध्ययन आवश्यक समझते हैं। इसी समय आप जानते हैं कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई। तो इस शासन प्रणाली का भी जानना जरूरी है, क्योंकि गांधी जी जब यहाँ पर 3 आंदोलनों में सफलता प्राप्त कर चुके होते हैं और आगे भी वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय उनकी भागीदारी रहेगी, पूरा आंदोलन उनके इर्द गिर्द रहेगा। ऐसे में उस समय घटित होने वाली घटनाओं, अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, उस सरकार के द्वारा भारत के संदर्भ में क्या किया जा रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो द्वैध शासन प्रणाली पर है। 1919 का अधिनियम अंग्रेज़ भारत में लेकर के आए। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली भारत में लागू की गई और भारत के 9 प्रांतों में इसे क्रियान्वित किया गया। इस प्रणाली का प्रचलन ही 1919 के अधिनियम का प्रमुख निर्णय था। बंगाल तथा मध्य प्रांत के अलावा यह शेष 7 प्रांतों में 1937 तक चलती रही। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने यह वचन दिया था कि भारत में वह क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास करेगी। यह द्वैध शासन प्रणाली उस दिशा में ब्रिटिश सरकार का प्रथम प्रयास था, इसलिए यह प्रणाली महत्वपूर्ण समझी गई थी। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसने मद्रास, बंगाल और पंजाब के द्वैध शासन का अध्ययन किया। द्वैध शासन प्रणाली का जो उद्देश्य है, जिसको हम दोहरा शासन भी कह सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने अपनी 1919 की घोषणा में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन तो दे दिया था, पर उस वचन को वह एक चरण में पूरा नहीं करना चाहती थी। आप सुन रहे हैं कि वचन दिया उन्होंने, लेकिन उसको एक चरण में पूरा नहीं करना चाहते हैं। वह भारतीयों को अभी इस योग्य नहीं समझते हैं कि वह अभी शासन का उत्तरदायित्व वहन कर सकते हैं। इसलिए वह, यानी कि अंग्रेज, इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाना चाहते हैं, एक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं, एक वातावरण बनाना चाहते हैं। यूँ कहें कि भारतवासियों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं। इसके अलावा इस द्वैध प्रणाली से यह भी आशा की गई थी कि यह प्रणाली ब्रिटिश अफसरशाही और भारत के जो लोग हैं उनके मध्य एक पुल का कार्य करेगी। इस प्रणाली
जो दोहरा शासन प्रणाली है, द्वैध शासन प्रणाली है, यदि हम इसके क्रियान्वयन का अध्ययन करें तो कार्यपालिका के तहत प्रांतीय कार्यपालिका का गठन दो स्वरूप में किया गया। एक स्वरूप था गवर्नर और उसके अंग्रेज कार्यकारिणी के सदस्य। दूसरे स्वरूप में गवर्नर और प्रांतीय विधानसभा के उत्तरदायी भारतीय मंत्री। अंग्रेज मंत्रियों के हाथों में आरक्षित विभाग रहे जो महत्वपूर्ण थे। ये मंत्री अपने विभागों के पूर्ण स्वामी होते थे तथा उन्हें अपने विषयों में पूर्ण अधिकार प्राप्त होता था। विधानसभा के सदस्य भी उनके कार्य में बाधा नहीं डाल सकते थे। विधायिका के सदस्य केवल आलोचना कर सकते थे, इसके अलावा उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वास्तव में यह एक विचित्र व्यवस्था थी। विषयों का विभाजन न्याय संगत और तर्क संगत नहीं था। इसीलिए मद्रास के मंत्री के.बी. रेड्डी ने उस समय कहा कि मैं कृषि मंत्री था परंतु सिंचाई विभाग मेरे अधीन नहीं था। कृषि मंत्री के रूप में मद्रास के जमींदारों के ऋण अधिनियम और भूमि सुधार के प्रशासनिक कार्यों के संबंध में मेरा कोई कार्य नहीं था। इस प्रकार का स्टेटमेंट उस समय के कृषि मंत्री का था। अतः स्पष्ट है कि हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का विभाजन अत्यंत स्वेच्छाचारी और किसी तार्किक आधार के बिना था। दूसरी ओर भारतीय मंत्री थे जिनके पास कम महत्व के विभाग थे और उन्हें कार्य संपादन में पूरी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। उनके कार्य में, उनकी प्रगति में गवर्नर जो है वो प्रमुख बाधक का कार्य करते थे, जिनके पास में विशेषाधिकार थे। इसके अलावा वे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी होते थे। तो आप देखिए, जो अंग्रेज मंत्री हैं उनके पास में पूरे अधिकार हैं और विधायक केवल उनकी आलोचना कर सकते हैं, और जो भारतीय मंत्री हैं उनके पास में अधिकार नहीं है। गवर्नर बैठे हैं, यदि वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको गवर्नर करने नहीं देंगे। तो यह जो बात है, यह जो व्यवस्था है, इसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वो भारतीय मंत्रियों को असफल बनाने के लिए की गई थी। ये ठीक है कि प्रजातंत्र व्यवस्था का विकास क्रमागत समय समय होता है और इसके लिए जनता को, प्रतिनिधियों को योग्य बनाने के लिए पर्याप्त शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और क्रमशः अभ्यास के द्वारा दी जा सकती है। तो इस दृष्टि से तो यह ठीक है, 1919 का अधिनियम उत्तरदायी शासन का सूत्रपात है। लेकिन इसके अलावा हम अब प्रांतीय विधानसभाओं की बात करें तो वहाँ का दृश्य भी आप देखिए। 1919 के अधिनियम का जो अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं, कोपलैंड ने लिखा है कि 1919 के अधिनियम का जो ब्राइट साइड है तो वो प्रांतों में संवैधानिक प्रणाली प्रचलित करना था। इससे प्रांतों की विधानसभाओं में 70% सदस्य निर्वाचित होने लगे। वे अपना अध्यक्ष निर्वाचित करने लगे। मंत्रियों से वे उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछने लगे। विधायकों पर भी इसके प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि प्रांतों की विधानसभाओं में 70% सदस्य निर्वाचित हैं और वे अपने अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन उन पर भी गवर्नर के विशेषाधिकार एक नियंत्रण का कार्य करते हैं। आर्थिक विधेयकों पर सदस्यों का अधिक नियंत्रण नहीं इसके अंदर रखा गया। चुनाव भी सांप्रदायिक आधार पर हुए। इसे कांग्रेस ने पुनः समझौते 1932 के अंतर्गत स्वीकार भी किया। निसंदेह प्रशासन में अवरोधक
खड़े किए जाते रहे। एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें लिखा गया कि इन सुधारों की उपलब्धियां स्थूल व सारयुक्त रही। स्वायत्त शासन के मार्ग में ये सुधार महत्वपूर्ण और माइलस्टोन सिद्ध हुए। ये एक सर्वेक्षण किया परसिवाल स्पीयर ने, भारत के प्रांतों में घूम फिर के उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। तो यदि हम इसकी समीक्षा के रूप में देखें कि द्वैध शासन क्या था, दोहरा शासन प्रणाली क्या था, तो दोहरा शासन हमारे देश में उस समय 16 वर्ष तक प्रचलित रहा और 1935 का जब अधिनियम आया तब यह समाप्त हुआ। यह 20 वर्ष का कार्यकाल द्वैध शासन के लिए असफलता का ही रहा। इसका एक कारण तत्कालीन राजनीतिक स्थिति भी थी। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जन्म ही अशुभ नक्षत्र में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन उग्र हो रहा था, देश में राजनीतिक अशांति व्याप्त थी, आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई थी। आम लोग इन सब का कारण द्वैध शासन को ही मानते थे। इस प्रणाली ने कार्य में अकुशलता और निर्बलता की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसकी सफलता संस्थाओं पर नहीं बल्कि व्यक्तियों पर निर्भर थी। जिन व्यक्तियों ने इसके संचालन में हाथ बटाया उन्होंने इसे अच्छी तरह समझा नहीं। इसीलिए प्रोफेसर पुनिहा ने कहा कि द्वैध शासन एक अनोखा प्रयोग था। वह 16 वर्षों तक 9 प्रांतों में चलाया गया। इसका उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी सरकार के लिए प्रशिक्षित करना था। द्वैध शासन के निर्माताओं को इसकी त्रुटियों का ज्ञान तो था, किंतु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके पास में इसका कोई विकल्प नहीं था। निसंदेह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर रोल्ट एक्ट पारित हुआ, जलियांवाला बाग कांड हो गया, परंतु ब्रिटिश सरकार अब सचेत हो गई और उसने जान लिया था कि भारतवासी बिना कुछ प्राप्त किए अब शांत होने वाले नहीं हैं। साथ में स्वतंत्रता के क्षेत्र में वे अब कुछ ठोस कार्य चाहते हैं। इसीलिए 1919 का अधिनियम विभिन्न विरोधाभासों की उपज बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध में हमने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, अतः उस स्वामी भक्ति का हमें पुरस्कार भी मिलना था, तो हमें संघर्ष से रोकने के लिए कुछ रिश्वत भी मिलनी थी। ये एक इतिहासकार एस.एन. सेन हुए, ये उनका स्टेटमेंट है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1919 का अधिनियम विभिन्न विरोधाभास की उपज बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध में हमने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, अतः उस स्वामी भक्ति का हमें पुरस्कार भी मिलना था, तो हमें संघर्ष से रोकने के लिए कुछ रिश्वत भी मिलनी थी। तो यह जो अधिनियम है 1919 का अधिनियम एक प्रकार से भारतीयों को छोटी मोटी रिश्वत ही थी। इसीलिए इस अधिनियम को गरम दल ने स्वीकार नहीं किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए अस्वीकार करने योग्य बताया था। क्या कहा तिलक ने कि ये अव्यावहारिक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा? मोतीलाल नेहरू ने कहा कि इसे एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लेने का साधन बताया। मोतीलाल नेहरू ने एक हाथ से देखकर दूसरे हाथ से लेने का साधन बताया। 1918 के बंबई में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में इसे अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक बताया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष हसन इमाम ने इसे निराशाजनक बताया, क्योंकि
सिद्धांत में इसने भारतीयों की मांगों को स्वीकार किया था, लेकिन व्यवहार में नहीं। इसीलिए द्वैत शासन प्रणाली यानी कि ये जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, अंत में एक तिरस्कृत प्रणाली बन गई और साइमन ने भी भारत आकर इस प्रणाली की आलोचना ही की। लेकिन इन अभावों के बावजूद भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दोहरा शासन ही, इसके द्वारा ही विधानमंडलों का विस्तार हुआ और भारतवासियों में लोकतंत्र की भावना प्रबल हुई। अपने निजी मामलों में सुधारने व विकसित करने की भावना भारतीयों में जागृत हुई। नौकरियों में भारतीयकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। प्रशासन का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्वायत्त शासन के, चाहे वह कितना ही कटापटा था, अनुभव करने का अवसर मिला। तो दोहरा जो शासन 1919 का जो अधिनियम आया, द्वैत शासन प्रणाली, दोहरा शासन व्यवस्था, इससे भारतीयों को कुछ निराश भी होना पड़ा तो कुछ लाभ भी मिले। तो ये हमारा आज का विषय था, आज का टॉपिक था। इसके बारे में मैंने आपको द्वैत शासन प्रणाली के बारे में संक्षिप्त रूप से इसलिए बताया है क्योंकि अब गांधी जी भारत में आ चुके हैं और गांधी जी के आने के बाद ही यह अधिनियम आया है, तो इसकी जानकारी भी हमें होना जरूरी है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।